हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सोना क्लासेस सेंटर। ठीक है। और आपका चैप्टर चल रहा है कक्षा 10 का फिजिक्स, जो चैप्टर नंबर 2 है। और जैसा कि कल हमने पढ़ाया है अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब तथा उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आप बच्चों कापी पेन लेकर तैयार रहें, चलते आगे देखते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, पहली बात तो क्या होता है, जो हम अवतल दर्पण का उपयोग, यदि दर्पण हम जो दर्पण हमारा बड़ा होता है, दर्पण का द्वारक यदि बड़ा है, ठीक है, बड़ा फोकस भी है, तो हम उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, जैसे नाई के वहाँ मतलब दुकान होती है तो बड़ा सा क्या दर्पण लगा रहता है। ठीक है। तो वो दर्पण का प्रयोग जैसे देखेंगे यहाँ पर, बड़ी फोकस दूरी वाले तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा क्या है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, नाक और कान आदि की जांच करते हैं, गले की भी जांच करते हैं। ठीक है। तो जैसे आप देखे होंगे कि मान लीजिए कि हमारे दांत में कुछ होता है, तो आप हम मतलब हम वहाँ तक नहीं देख पाते हैं, तो डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, जो मतलब अवतल दर्पण होता है उसको अंदर ले जाकर उसमें परावर्तित करके देख लेते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियां होती है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। दूसरा होता है अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंप, जो टेबल लैंप हम पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं ना, वो टेबल लैंप होती है, उसमें जो अंदर साइड फोकस लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है बीच में। जैसे मान लीजिए क्या ही टेबल लैंप होता है, यहाँ पर बल्ब लगा रहता है, लेकिन पूरा ये जो काम होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। वहां पर प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, मोटर कारों, मोटर कार हो गया, रेल इंजन हो गया, स्टीमर हो गया आदि में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, आगे चलेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अब देखेंगे, हम कल पढ़े थे कि उत्तल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है। तो देखेंगे, तो इसकी बनने की दो स्थितियां होती हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की दो स्थितियां होती हैं। पहला होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, या तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होता है। ठीक है। तो आज इन्हीं दोनों चीजों को हम कंफर्म करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला हो गया हमारा जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित होता है। ठीक है। अब दोनों देखेंगे एक एक करके। चलिए, अब ये रहा हमारा जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, फिर बारी बारी समझते चलेंगे। चलते देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या ये उत्तल दर्पण है, इसके एक साइड क्या होता है, पेंट लगा होता है। क्या लगा होता है, पेंट। ठीक है। ऐसे करके करके पेंट लगा होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जब ये उत्तल दर्पण है तो इसका क्या है, लिख लेते हैं यहां पर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है। अब चलो इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं पहले। ये मान लीजिए क्या है, हमारा मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है। चलो अब ध्यान से देखेंगे, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो इसमें हमारा ध्रुव हो गया पी। क्या होगा, पी। और यहां पर फोकस होगा यप। क्या होगा, यप। ठीक है। और यहां भी हम लिख सकते हैं यप। अच्छा, एक मिनट, उधर की साइड होगा। ठीक है। ये सारी चीजें गोली दर्पण के अंदर होंगी। ये हमारा यप हो गया। इसको और आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं।
चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे। ये हमारा क्या हो गया, यप, सॉरी, ये हो गया हमारा यप, और ये हो गया सी। अब चलते देखते हैं। मान लीजिए वस्तु कहाँ पर रखी, अनंत पर रखी। कहाँ पर रखी है, अनंत। अनंत का मतलब ये होता है कि दर्पण से बहुत दूर, है ना, दर्पण से बहुत दूर। रखी कहाँ पर होती है, मुख्य अक्ष पर। कहाँ पर, मुख्य अक्ष पर, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं। अब मान लीजिए कि दर्पण वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के, वस्तु के शीर्ष से दो किरणें आती हैं। क्या होता है, दो किरणें आती हैं, ठीक है। और दोनों कहाँ पर मिलती हैं, चलिए इधर से ऐसे देखते हैं, इधर बनाते हैं, भी मिस्टेक हो जाएगा। ये लीजिए, ये दोनों किरणें परावर्तित होकर बाहर की ओर चली जाएंगी, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि लगता है कि फोकस से होकर जा रही है। दोनों किरणें क्या हो रही हैं, फोकस से होकर जा रही हैं। तो आज इसी के विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे, क्योंकि यहाँ तो मिल नहीं रहा है। कहाँ बनेगा, ऊपर, उधर अनंत की साइड। तो देखते हैं, अब इसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए जब इसको और थोड़ा पतला कर लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तब वस्तु बिंदु से, ये देखिए वस्तु बिंदु है, यहां से दोनों किरणें चलेगी, ठीक है। वस्तु बिंदु से दो समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं। आपतित होने का मतलब ये होता है कि टकराती, आपतित होती है, तथा जब आपतित होगी तो इसका परावर्तन भी होगा, है ना। तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर
वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा और आभासी बनाती हैं। ठीक है, चलिए बात हो गई कि कोई वस्तु हमारी अनंत पर रखी, कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी, ठीक है, बहुत दूर, कहाँ से, दर्पण से, ठीक है। और दर्पण हमारा किस प्रकृति का है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से दो किरणें चलेंगी, एक किरण क्या होगा कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जब परावर्तन के पश्चात टकरा कर वापस जाएगी, और दूसरी किरण भी इसी तरह करेगी, वो भी लगता है कि हमें फोकस से होकर जा रही है। लेकिन यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को ना तो काट रही है ना तो कुछ कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सीधा जाके दोनों किरणें फोकस पर ऐसा लग रहा है कि टकरा रही है, अगर यहाँ से खींचेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, हम मान लिया जाता है, क्योंकि इसी के सामने होता है, जो जब हम खींचते हैं लाइन तो इसी के सामने मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये वास्तविक में इधर हमारी किरणें आ नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारे इधर प्रिंट लगा होता है, जब इधर आपतित हो जाती तो इधर खींच लिया जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर टच करेंगी, कहीं पर टच नहीं करेंगी, बहुत दूर जा हो सकता है बहुत दूर जाके टच करेंगी। जब बहुत दूर टच करेंगी तो ये मेरी सॉरी ये क्या होता है कि वस्तु से छोटा ही बनेगा। कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, प्रतिबिंब इसका सीधा बनेगा और आभासी प्रकृति का बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच। अब ध्यान से देखते हैं, अभी हम पढ़े हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है ना। अब हम पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच, यानी अनंत से थोड़ा और आगे आएगी। कहाँ पर आगे आएगी, यानी हमारा उत्तल दर्पण के थोड़ा और पास जाएगी। देखेंगे कैसे, सबसे पहले बना लेंगे एक हमारा उत्तल दर्पण, इसके एक साइड पेंट कर देंगे। अगर पेंट नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जब गड़बड़ हो जाएगा तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और जब पूरा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इसके एक साइड पेंट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास पेंट तो नहीं है अभी। चलो इसी में कर लेते हैं, पेंट खरीद लाएंगे बाद में मार्केट से। ये लो, हो गया पेंट, ठीक है। अब देखते हैं, इसका मुख अक्ष भी बनाना पड़ेगा, है ना। बिना मुख अक्ष बनाए तो काम चलेगा नहीं। देखते लगेंगे सीधे कि नहीं, हाँ लग तो रहा है हमें, ठीक है। चलो अब इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर मिल जाएगा, तो फिर हो गया। चलो वाइट कर देते, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे हमारा अवतल दर्पण में सारे पॉइंट इधर बनते थे, वक्ता त्रिज्या वक्ता केंद्र फोकस, लेकिन इसमें उल्टा होता भैया। इसमें क्या होता, इधर की ओर बनता है, तो थोड़ा सी इसको और बढ़ा लेते हैं, नहीं तो फिर हमें नहीं कहना कि गलत हो गया सर, है ना। अरे बाकी टेंशन ना लीजिए, हम तो हैं। चलो अब आगे देखते हैं, ये मान लीजिए इसका क्या हो गया, फोकस। ये क्या हो गया भैया, फोकस, और ये हो गया हमारा केंद्र, ठीक है। अब देखते हैं, अभी हम यहाँ पर रखे थे वस्तु को, यानी अनंत पे। अब इसको थोड़ा सा और पास लाएंगे, किधर, इधर की ओर, ठीक है। ये हमारा ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अच्छा, पोल की अंग्रेजी तो तुमको पता होगी, POLE, पोल मतलब ध्रुव होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें इसको हम कर देंगे इरेज। अब हम रखेंगे वस्तु, ये लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, ये लो कोई वस्तु रखी है, वस्तु का नाम भी रख दिया जाए, हाँ उसमें रख लेना पीछे वाले में। चलिए अब क्या होगा, एक किरण हमारी मुख्य अक्ष से चलेगी, कहाँ चलेगी, सॉरी हाँ, वस्तु के बिंदु से चलेगी, कहाँ, शीर्ष से। ये वस्तु का क्या है, शीर्ष है, इसे मुंडी कहते हैं हम, शिखर। एक मिनट, सीधी हो जाओ भाई। चलो एक किरण
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद क्या होगा, इधर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, परावर्तित हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से जा रही है ना, यही बात तुमको समझाना चाह रहे थे हम। देखो ऐसा लग रहा है ये किरण यहाँ से जा रही है, लेकिन वास्तव में यहाँ से नहीं जा रही है, तो नहीं बना लेना। ठीक है, अब दूसरी किरण भी होगी, तो दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, ये यहाँ से परावर्तित होगी। कहाँ से परावर्तित होगी, चलो पहले देख लेते हैं। ये मान लीजिए यहाँ से परावर्तित हो रही है। ठीक है, जब यहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद ये अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी और हमें लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये किरण इधर गई, इधर से वापस, और ये किरण इधर गई और अपने मार्ग पे वापस आ गई। अब हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें कहीं पर काट रहे हैं एक दूसरे को। अरे हम तो कहेंगे नहीं काट रहे हैं, लेकिन देखो इसका हमें ऐसा प्रतीत हो रहा, लगता है यहाँ काट रही हैं। क्या हो रहा है, यहाँ काट रही हैं। ठीक है, चलो देख लो। ठीक है, ये हो गया और बी डैश हो गया। तो ये रहा हमारा, जब वस्तु हमारा अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो और दर्पण हमारा कौन सा हो, उत्तल। ठीक है, अब चलिए समझते हैं, बारी बारी से लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, लापरवाही नहीं करना, क्योंकि समय तुम्हारे पास बहुत कम है ना, और हमारे पास भी कम है, बस थोड़ा दिन और बचे हैं। चलो देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, अच्छा, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु के शिखर से चलने वाली प्रथम, सॉरी ऐसे लिख देंगे, अब मुख्य अक्ष के समांतर किधर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब दोनों किरणें इसी, मान लिया मुख्य अक्ष हो गया, ये किरण हो गई, तो दोनों एक दूसरे के समांतर ही तो हैं, है ना। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलो इसको प्रकाश किरण बोलेंगे, क्योंकि एक किरण है ना, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, तथा दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर, अब देखिए ये किरण हमारी हो गई जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, और परावर्तित तो हो जाएगी, ये जानते हैं हम, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, अब दूसरी किरण क्या हो गया कि यहाँ से चली और यहीं से टकराकर फिर से वापस अपने मार्ग पे चली गई, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये किरण यहाँ से चल रही है। कहाँ से चल रही है,
वक्ता केंद्र से, ठीक है, उसी मार्ग पर वापस जाती है। इस प्रकार वस्तु का, चलो 1 मिनट, ये दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती है। कहाँ काटती है? ए डैश बिंदु पर काटती है। अब देखेंगे कहाँ पर काट रही हैं? ए डैश बिंदु पर, ठीक है। इस प्रकार वस्तु का आभासी, अच्छा आभासी और वास्तविक में फर्क क्या है? चलो ये जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग क्या है शायद इस चीज में कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जब हम, है ना, ये जो हमारी किरण डॉट डॉट करके बनी, कैसे बनी है? डॉट डॉट करके, और ये हमारी क्या सीधी किरण है, ठीक है, ये सीधी रेखा है, किरण है, ठीक है। अब देखेंगे जब हमारा मान लीजिए इधर बनता तो हमारा क्या होता? वास्तविक बनता, यानी जब वास्तव में ये किरणें एक दूसरे को काटती तब वास्तविक बनता। लेकिन वास्तव में ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है भाई? ये तो सीधे चली जा रही है ना, और ये भी वापस चली जा रही है, तो कहाँ काट रही? नहीं काट रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर काट रही है, क्योंकि हम इसको खींच देंगे तो ऐसा मिल रही दोनों पर, ठीक है। इसीलिए हम इसको आभासी, यानी हमें आभास हो रहा है, ठीक है, इस चीज का कि दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन वास्तव में नहीं काट रही है। जैसा कि हम अवतल में देखे हैं पिछली क्लास में, आपका ना देखना हो, अगर ना देखो तो देख लेना जाके। पिछले बार हम मतलब अवतल में देखे हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती थी, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर, मतलब पहले बनाया था ना कि यहाँ से कोई किरण चलती है, फिर यहाँ टकरा कर वापस चली जाती है, दोनों किरणें ऐसे चलती हैं, तो यहाँ पर जैसे काटती हैं, है ना। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर वास्तव में दोनों किरण काट रही, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वास्तव में दोनों किरण एक दूसरे से दूर भाग जा रही है ना, लेकिन एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती। क्या होता है? एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती है। चलिए, इसीलिए इसको हम आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी। इसीलिए इस प्रकार वस्तु का आभासी वस्तु से छोटा क्या होता? वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, लेकिन ये क्या? बहुत छोटा। क्या है? बहुत छोटा है। आभासी, यहाँ पर लगाएंगे कामा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और सीधा। देखो अभी हम अवतल दर्पण में क्या देखे थे कि सारे हमारे प्रतिबिंब नीचे की ओर बनते थे, यानी कहाँ बनते थे? मुख अक्ष से नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं बनते थे। इसमें क्या बनना? ऊपर की ओर बनना। तो ऊपर की ओर बनेंगे तो सीधा मानेंगे, नीचे की ओर बनेंगे तो हम इसको उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। और उल्टा नहीं, इसमें सीधा बनना ना, और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्या बनता है? ए डैश बी डैश। चलो इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते ताकि दिखाई दे, है ना। चलो, ए डैश बी डैश बनता है। तो आपको पता हो गया होगा कि जब उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो वस्तु का आभासी वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ पर बनता है ये भी जान लेते हैं। ये हमारा बनता है ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच। आप चाहे तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना इसमें, लेकिन आपके लिए इतना भी सीमित है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। आगे हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग, ये लो, जैसा भी हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, मोटर कारों में प्रवर्तक की तरफ प्रयोग किया जाता है ना, और टेबल लैंप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टीमर वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं ये चीज देखेंगे, ठीक है। चलो, पहला पॉइंट है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम सबसे पहले जो गाड़ी होती है, 4 पहिया हो गया, 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, है ना, इसके साइड मिरर देखे हैं आप, साइड मिरर जैसे होता है, मान लीजिए गाड़ी है, अब गाड़ी हमें बनाना पड़ेगा, कंपनी वाले पकड़ न ले जाएं, चलो बना लेते हैं, आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे। ये गाड़ी है हमारी, देख लो, हमें लगता है गड़िए बनाए पहले, तो पढ़ाना बाद में। चलो, अरे सीधे हो जा भाई, टैरो लगा दिया जाए। हंसना नहीं आप लोग, क्योंकि हम टीचर हैं, इंजीनियर नहीं कि टायर अच्छे से बना देंगे सब कुछ। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी में से बना लेते हैं। ये लीजिए आपका गाड़ी बन गया, क्या बन गया, गाड़ी। और ये हमारा रहा खिड़की, है ना, और इसमें हम भरे हैं आईफोन, क्या भरे हैं, आईफोन, बहुत सारे, ठीक है। जिसको लेना है आ जाइएगा हमारे पास। मान लीजिए कि यहाँ पर साइड मिरर होता है, क्या होता है, साइड मिरर जो ड्राइवर के पास होता है, ड्राइवर क्या करता है, उसमें से पीछे की चीज़ों को अच्छे से देख पाता है, ताकि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही। अगर मान लीजिए हमको साइड लेना है ना, हमको तो पीछे तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम सामने देखेंगे, और जब सामने देखेंगे तो पीछे की चीज़ दिखाई नहीं देगी, और जब पीछे की चीज़ दिखाई नहीं देगी, अचानक अभी यूटर्न लेना है, तो क्या करेंगे, जाके ठोक देंगे कहीं पर धड़ाम से, फिर क्या हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, घर में बैठेंगे। इसीलिए क्या करते हैं हम, पीछे तो साइड में मिरर लगा के रखते हैं, ताकि हमको यूटर्न लेना होता है हम पहले देख लेते हैं, फिर देखने के बाद पहले इंडिकेटर दे देते हैं, ताकि जो पीछे गाड़ी आ रही हो उनको पता चल जाए कि हम मुड़ने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। चलिए, अब इस पॉइंट को लिख भी लें, ताकि आप भी लिख सकें और पेपर में भी लिखते हैं, है ना, और एग्जामिनर आपको नंबर भी दे दें, है ना। चलिए, ओ गलत हो गया क्या ये, ठीक है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, ताकि पीछे का क्षेत्र है ना, पीछे का क्षेत्र स्पष्ट दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। अब एक बात और आपको हम बता रहे हैं कि जब भी आप वाहन चलाते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बॉटल पानी भर के रख देते हैं, है ना, साइड आगे,
तो उसको आप क्या करिए, उसको अच्छे से रखिए, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर आपका बोतल की किसी वजह से आपके मतलब ब्रेक के नीचे आ गया फोर व्हीलर में, और आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो फिर लगा नहीं पाएंगे और आप चोट खा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान से रखिए ताकि दुर्घटना से बचे रहें। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरा उपयोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरा उपयोग क्या होता है कि जैसे आप लोग रास्ते पे जाते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए अभी गाड़ी की बात हो रही है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं कि जो रोड के किनारे बल्ब लगे होते हैं, जैसे चौराहा हो गया, है ना, या मान लीजिए कोई सिटी की रोड है, तो वहाँ पर बहुत मतलब बड़े बड़े से बल्ब लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? बल्ब। इसे बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रीट लाइट। ठीक है, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। ये मान लीजिए रोड है, यहाँ पर लगे, तो क्या होता है कि चलो इसको अच्छे से देख लेते हैं, जरूरी है ये भी। ये मान लीजिए आपका क्या है, खंबा है, यानी पोल। इसको क्या कहते हैं? पोल, पिलर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बल्ब लगा। अब बल्ब मतलब बल्ब क्या, नीचे क्या है? रोड है। नीचे क्या है? रोड है। ठीक है, अरे रोडिया हमसे नहीं बत नहीं भाई। चलो ये मान लीजिए रोड है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक बल्ब मान लीजिए यहाँ दूर लगा है, तो ये क्या होता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ही प्रकाश देता है ना, यानी फैल कर क्या देता है? प्रकाश इसका फैल कर देता है ना, क्योंकि बल्ब तो छोटा सा लेकिन एरिया बहुत सारा कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब कहाँ पर होता है? मान लीजिए कि यहाँ बल्ब लगा है, यहाँ पर बीच में, ये पूरा क्या होता है? हमारा अवतल दर्पण होता है। जैसे कि इसमें बल्ब जला तो प्रकाश टकरा के क्या हो जाता है? ऐसे अपसरित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपसरित हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम आगे इस पॉइंट को लिख भी लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं नंबर सेकंड, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क, लाइट पर किया जाता है, ठीक है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल सके। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये मुझे आशा कि ये बातें सबको आप मतलब सब आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखना। अब आगे चलेंगे, गोलीय। अरे गलत हो गया भैया, गलत टाइपिंग कर दी हो क्या? गोली लिखा है यहाँ पर, गोली वोली नहीं चलाना है, नहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी हमें। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे, अभी तक तो हमने पढ़ा कि मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या होता है ना, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम समझेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु हम रखी हुई है दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कितनी दूरी पर बनेगा, उसको थोड़ा मेजरमेंट भी करना होता है। इसके लिए हमें थोड़ा चिन्ह देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? चिन्ह। तो चलो देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं अवतल दर्पण।
क्या ले लेते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसमें बना लेते हैं हम, इसकी जो रोज बनाते हैं मुख्य अक्ष, है ना। अरे टेढ़ी क्यों हो जाती है भाई, चलो सीधी हो जा, सीधी हो गई, कहाँ मानती है हमारी। चलो ये हो गया ध्रुव, क्या हो गया ध्रुव। ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, ये हो गया हमारा केंद्र, क्या हो गया केंद्र। अब चलो देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारी सारी किरणें चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, क्या होता है, अवतल हो या उत्तल हो, बाएं से दाएं की ओर आपतित होती हैं। कैसा होता है, बाएं से दाएं की ओर आपतित होती हैं। चलो इस पॉइंट को लिखते चले, उसी तरह समझते चलेंगे। दर्पण पर सदैव बाएं से दाएं की ओर दाएं की ओर प्रकाश किरण की ओर प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतित होती है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर हम उत्तल भी बनाएंगे तो इधर से प्रकाश किरण डालेंगे, और अवतल बनाएंगे तो भी इधर से प्रकाश किरण डालेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ गई। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, चलो देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सभी दूरियां किधर को नापी जाती हैं, है ना। सभी दूरियां हमारी ऐसे नापी जाती हैं, यानी पोल से लेकर इधर की ओर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो लिखेंगे सभी दूरियां अरे दूरियां लिख जा भाई, सभी दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के वक्रता यानी केंद्र की तरफ नापी जाती है। किधर नापी जाती है, केंद्र की तरफ नापी जाती है। चलो ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, सभी दूरियां किधर नापते हैं, इधर की ओर, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि कुछ दूरियां हम ऋणात्मक में लेते हैं, कुछ दूरियां हम धनात्मक में लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, जो ध्रुव के दाईं ओर दूरियां होंगी, यानी जो इधर से इधर को नापी जाएंगी वो प्लस में होंगी, और जो इधर से ध्रुव से बाईं की ओर नापी जाएंगी वो सारी दूरियां क्या होंगी, माइनस में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, इसको लिख भी दें। मान लीजिए कि हमारी दूरी इधर को नापी जा रही है, इधर को ऐसे, चलो इधर को कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा हमसे बनता ही नहीं सीधा भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ध्रुव से दाईं ओर, हाँ अब ध्रुव से दाईं ओर ही नापेंगे, ध्रुव से बाईं ओर नापेंगे, ठीक है। ध्रुव से
दाईं ओर सभी दूरियां प्लस में ली जाती हैं, प्लस में ली जाती है। ठीक है, अब देखेंगे जो इधर हमारी दूरी नापी जाएगी क्या होगा, जो भी दूरी हमारी इधर की ओर नापी जाएगी यानी ध्रुव से बाईं ओर। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ध्रुव से बाईं ओर मापी जाने वाली मापी जाने वाली सभी दूरियां माइनस में ली जाती है, माइनस में होती है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हो गया, तो इनको लिख भी लेंगे। ध्रुव से दाईं ओर मापी जाने वाली या नापी जाने वाली सभी दूरियां धन में ली जाती हैं। और ये हमारा चौथा पॉइंट ये है, ध्रुव से बाईं ओर क्या बाईं ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां माइनस में ली जाती हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि जो इधर को दूरी नापेंगे यानी ध्रुव से, सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं, पोल से, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं नापना, है ना। तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर की ओर नापेंगे, और जब इधर की ओर नापेंगे तो जितनी भी दूरियां होगी हम किस में लेंगे, प्लस में। अगर इधर को नापेंगे बाईं ओर तो सारी दूरियां किधर को लेंगे, माइनस में। ठीक है, अब मान लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, या हमारा प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, इस चीज को हम डिसाइड करने के लिए हम और दूरियां नापते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं। चलो मान लीजिए कि हमें इधर की ओर हमें क्या नापना है, प्रतिबिंब, क्या नापना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। मान लो ऊपर की ओर मापेंगे, क्या मापेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर मापेंगे या तो नीचे की ओर मापेंगे, है ना। दो तरीके से मापते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, जब भी हम ऊपर की ओर प्रतिबिंब की लंबाई मापते हैं तो प्लस में लेते हैं, और जब नीचे की ओर मापते हैं तो धन में लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। आप चाहें तो एक तरीका हमारे पास धांसू वाला है, देख लो ये चीज को, आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जानते होंगे, है ना। ये मान लीजिए क्या है, एक रेखा है,
एक बार में याद हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ कोई क्या है, रेखा है, ये लो, लेकिन ये रेखा क्या होती है, टेढ़ी होती है बार बार हमसे। चलो, और ये भी क्या है, रेखा ही है, सीधी हो जा भाई। चलो थोड़ा सा इसको नीचे ले लो, अरे आजा भाई, आ गया। थोड़ा थोड़ा कहना मानती है, ज़्यादा नहीं मानती है ना। अब देखेंगे, ये x अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है ना। अगर हम इधर की जितनी वैल्यू होती हैं, इधर वाली, वो सारी किसमें होती हैं, प्लस में। तो ये हमारा इधर की ओर मापेंगे तो प्लस में, और इधर की ओर सारी जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस में। यानी इधर की दूरी नापेंगे तो माइनस में हो जाएगी, और ऊपर की सारी वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है। यानी ऊपर की ओर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई नापेंगे तो प्लस में लेंगे। अच्छा, और नीचे की ओर सारी वैल्यू क्या होती है, इसमें माइनस में होती है ना। तो ये दोनों पूरा हमारा माइनस में रहेगा, ये सॉरी ये वाला प्लस में रहेगा, ये दोनों दूरी हमारी क्या होगी, माइनस में रहेंगी। तो अगर नीचे की ओर मापेंगे तो हमारी दूरी क्या होती है, माइनस में। क्योंकि हम मैथ में है ना, जब गणित पढ़ते हो ना, गणित क्या पढ़ते हो, गणित, ठीक है, थोड़ा सा गणित भी लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गणित भी लगानी है हमें, है ना, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो गणित की तो आवश्यकता पड़ेगी, है ना। कुछ लोग होंगे गणित वाले, कुछ लोग हैं गणित ना लेने वाले, तो कंफ्यूज नहीं होना। समझ लें, जो गणित लेने वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, और जो गणित नहीं लिए हैं उनके लिए भी बता देते हैं कि हमारा x अक्ष होता है, और ये x डैश अक्ष होता है, और ये y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसे करके मैथ में तुमको पढ़ाया गया होगा, नंबर होते हैं, क्या होते हैं, नंबर होते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और ये होते हैं -1, -2, -3, है ना। तो इधर की ओर सारी दूरियां क्या हो गई, प्लस में हो गई, इधर की ओर भी प्लस में हो गई, यानी इधर की ओर और उधर ऊपर की ओर प्लस में, इधर नापेंगे तो माइनस में, नीचे की नापेंगे तो माइनस में, ठीक है। आप चाहे तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब बाकी तो आप जानते हैं कि प्रकाश इधर ही आपतित होता है ना, इधर हमेशा इधर तो डालते हैं। सारी तो जितने भी हम चित्र बताए आपको, देख लो, प्रकाश किधर से डाले हैं, इधर से ही डाले हैं, कि इधर से डाले भाई, इधर से नहीं डाले हैं ना, तो इधर ही से डाले, देखो इसमें भी इधर से डाले हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। अगर आप चाहो तो हम यूट्यूब यानी वीडियो के नीचे ये पूरा PDF डाल सकते हैं, ठीक है। अरे डाल देंगे, नोट करना में आसानी होगी, क्योंकि आप मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर नहीं नोट कर पाएंगे तो वहाँ तो नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी, तो इसको लिख भी लेते हैं, है ना। 5वां पॉइंट, प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो आप एक काम करिए, हम थोड़ा साइड हो रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। ठीक है, तो पहले हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है,
चलो, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो चलो उसे देखते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, चलो पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण। देख बन जा भाई, बन गया। अब इसका मुख अक्ष भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मुख, ठीक है। चलो, अब जब मुख अक्ष बनाएंगे तो इसका पी, एफ और सी। अच्छा, आप ध्यान से सुनिए, ये दोनों पॉइंट हम उधर को काहे नहीं लिखेंगे बताइए? चलो हम बता दे रहे हैं, तुम ना बताओ, ठीक है। देख लो इधर, क्योंकि हमारा अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। तो जब अवतल दर्पण होगा तो इसका परावर्तक तल इधर होगा, और देखेंगे कि पूरा इसको गोला बनाएंगे तो हमारा केंद्र यहीं पर तो आएगा, है ना? कि पीछे आएगा? ऐसा आएगा क्या? नहीं, तो नहीं आएगा, इधर ही आएगा। गलती नहीं करना, ठीक है। चलो, ठीक है। अब हम समझेंगे, यदि दर्पण का द्वारा का क्या हो? छोटा हो। क्या हो? यदि दर्पण का द्वारा का छोटा हो, ठीक है। यदि, लिखते चले समझते चलेंगे। यदि दर्पण यदि वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा अपेक्षा दर्पण का द्वारा का छोटा हो, छोटा हो तो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। इसके संबंध में एक फार्मूला भी है, तो चलो उसको लिख लेते हैं, है ना। चलो, एफ बराबर 1/2R। क्या होता है? आप इसको बोल सकते हैं कि एफ बराबर R/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो बच्चे मैथ पढ़ते हो तो समझ गए होंगे कि सर जी क्या कह रहे हैं ना। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं, तो भाग जाएगा फिर। अगर भाग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो बंद करो इससे पहले तो। अरे यार बंद करो, तो गलत कर दिए क्या? को बंद करना है, ये बंद हो गया, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या होगा इसको। अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? चलो देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई किरण है। क्या है? माना कोई किरण ये हमारी है। ये किरण जी, अरे किरण 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 किरण, प्रकाश किरण, गलत नहीं समझना कोई बच्चों। प्रकाश किरण
यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती, किसके समांतर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो इसका परावर्तन भी होगा। क्या होगा? इसका परावर्तन भी होगा। अपरावर्तन, जब हम जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती तो वो किरण डेफिनेटली यानी पूरी तरह से ये कहाँ से जाएगी? ये तो आपको पढ़ा दिए हैं, फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, ये किरण हमारी कहाँ से गई? फोकस से। इस किरण का नाम भी रख सकते हैं हम। ये हमारी ए है, ये है बी। क्या है? ये ए है और ये है बी। ठीक है, अब चलो समझते हैं। अब मान लीजिए ये किरण तो हो गई है और यहां से एक हम रेखा खींच देते हैं। क्या खींचते हैं? रेखा। ये सही है। अब तुमको याद आया होगा परावर्तन का नियम। क्या याद होगा? परावर्तन का नियम। तो चलो इसको पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। लेकिन अब छोटा छोटा सा लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आएगा नहीं, है ना। चलो देख लेते हैं। ज़्यादा छोटा हो गया क्या भाई? हाँ, इतना सही है। तो लिखेंगे, माना M1 M2 एक दर्पण है। अच्छा, दिख रहा है दर्पण है तथा ए बी प्रकाश किरण है। ठीक है, ये भी प्रकाश किरण है और M1 M2 दर्पण है। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तथा C और B एक रेखा है जिसे अभिलंब कहते हैं। जिसके जो अभिलंब है, अरे जिसे नहीं, जो लिखो, जो अभिलंब है, जो अभिलंब है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ए बी किरण है हमारी, है ना। जो यहाँ किरण ए बी पर टकराती है, बी से परावर्तित होकर फोकस से होकर चली जाती है और दूसरी किरण खींच लेते हैं, सॉरी एक रेखा खींच लेते हैं जो किसी से बी की तरफ जा रही है। ऐसी को हम क्या कहेंगे? अभिलंब। अब आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, है ना। अच्छा, आपतन कोण इसमें क्या है? इसे नहीं कह देना, ऊपर वाले को कहेंगे, क्योंकि ये हमारी आपतित किरण होती है। ये परावर्तन के पश्चात आई है ना, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ये हो गया हमारा आपतित किरण, सॉरी, अरे आपतन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण आई। ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। क्या हो गया? इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अच्छा, हम नियम पढ़े होंगे परावर्तन का दूसरा नियम, है ना। कौन सा नियम है? परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो चलो लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कोण ए बी सी तथा कोण सी बी
या क्रमशः आपतन कोण तथा परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ABC और CBF, चलो इतने चित्र में देख लेते हैं, नहीं तो कहोगे भाई सर कहाँ से लिख दिए, है ना। तो देख लेते हैं, चलो। ABC ये हमारा क्या हो गया, आपतन कोण। CBF ये हमारा कौन सा हो गया, परावर्तन कोण। ठीक है, अब चलो देखते हैं। कोण ABC बराबर कोण CBF। अब ये कहोगे कि बराबर कैसे हो गए दोनों कोणवा, है ना। ये दोनों कोणवा बराबर कैसे होंगे, तो हम देखेंगे इसे कि इस नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम देख लिए कि आपतन कोण परावर्तन एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख देंगे छोटी सी बात, आपतन कोण अच्छा एक मिनट, परावर्तन के नियम से लिखो, ये क्या झंझट लिखो, परावर्तन के नियम से अच्छा उसमें तो हमको बताया गया है ना कि परावर्तन के नियम दूसरा क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा और कुछ देखेंगे, चलो देख लेते हैं। ABC एक ये कोण हो गया, और इसमें कोई दूसरा कोण नहीं रहा क्या, BCF। अच्छा आप जानते होंगे, मैथ वाले तुरंत समझ गए होंगे कि एक ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण एक। क्या मान लेंगे, समीकरण एक। और लिखेंगे, अरे भाई चलो कलर बदल लेते हैं। ABC बराबर कोण BC या, अब इसके आगे लिखना भी पड़ेगा, कि हैं क्या दोनों, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं इसको, है ना। तो चलो लिख देते हैं, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलो इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए। कितने बन गए, 2 समीकरण। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे कि ABC बराबर CBF दिया है और ABC बराबर BCF दिया है ना। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है ना। तो देखेंगे CBF। ठीक है, तो अगर इसको हल करेंगे तो यानी हम ABC और इस ABC, मतलब इसके जगह, इस ABC के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, देख लो, इस ABC के जगह में हम क्या, हम ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है तो हम भाई। तो लिखेंगे कोण CBF, क्या लिखेंगे, कोण CBF बराबर कोण BCF। अब देखते हैं, इसका मतलब ये हमारे पास बन गया। देखेंगे, अरे भाई सफा सुथरा लिखो, अब पेपर में तुम भी सफा सुथरा लिख कर आना।
नहीं, अगर तुम शर्मा गए तो एग्जामिनर भी शर्मा जाएगा, पेपर कापी चेक करने वाला वो भी फिर शर्मा जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। चलो देख लेते हैं। सी बी एफ, एक ये हो गया हमारे पास सी बी एफ। ये कोण किसके कोण के बराबर है? बी सी एफ के। यानी ये हमारी दोनों में कॉमन आ रहा, क्या रहा? कॉमन। और ये दोनों भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बराबर। चलो देख लेते हैं। तो लिखेंगे बी एफ बराबर सी एफ। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लिखेंगे डॉट डॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डॉट डॉट, और उसका कलर कर देते हैं डॉट डॉट। ठीक है, चलो अब आगे देखेंगे। यदि बी बिंदु पी के बहुत नज़दीक हो, कहाँ हो? बहुत नज़दीक हो, ज़्यादा नज़दीक हो नहीं भाई, ये है ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बी बिंदु ध्रुव के बहुत नज़दीक हो, तो उसे क्या मानेंगे? जीरो। अरे जीरो नहीं मानेंगे, कुछ मान लेंगे ना के बराबर। ठीक है, तो लिख देंगे यदि बिंदु बी बिंदु पी के बहुत समीप हो, क्या हो? समीप हो, तब क्या होगा? तब ये होगा कि पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। क्या? हाँ, हो जाएगा भाई। ठीक है, पी एफ बराबर बी एफ करेंगे। क्या करेंगे? पी एफ बराबर बी एफ। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि पीसी बराबर किसके बराबर? पीसी बराबर। अच्छा, पीसी बराबर क्या ये हो सकता है कि पी एफ बराबर पी एफ प्लस सी एफ, है ना। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी भुजा है या रेखा है या कुछ भी है, ठीक है, या वैसे तो हम इसे मुकच्छ बोलते हैं, है ना। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है हमारी, इसके और इसके दोनों के जोड़ के हिसाब से, मतलब सॉरी, ये दूरी पूरी यहाँ से, ठीक है, मतलब ये दूरी और ये दूरी जोड़ने पर ही इतनी दूरी मिल रही है ना। तो हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर, अरे पी सी क्या लिखेंगे? अच्छा, पी सी बराबर पी एफ बटे पी एफ प्लस सी एफ। क्या हो जाएगा? पी एफ प्लस सी एफ। ठीक है, अब देखेंगे। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस हम आगे चलेंगे, कमेंट बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। कमेंट वाला दिखता रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलो देख लेते हैं कि हम एफ सी के जगह में, देखो यहाँ पर क्या इस पॉइंट से, यानी इस समीकरण होता है, इस समीकरण से देखेंगे कि एफ सी के जगह में बी एफ, है ना, यहाँ पर बी एफ लिख सकते हैं।
और बी एफ, चलो देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काटे चले हैं ना। पी एफ पी सी बराबर पी एफ प्लस, अब जहाँ पर एफ सी है, क्या है एफ सी, ठीक है, या सी एफ, कोई बात दिक्कत है, या तो हम सी एफ कर दें या एफ सी कर दें, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर बी एफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बी एफ, ये हो गया हमारा बी एफ, ठीक है। अब बी एफ को क्या करेंगे, बी एफ को पी एफ भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस, अब जहाँ पर बी एफ वहाँ पर क्या रखेंगे पी एफ, ठीक है, पी एफ रख दिए, तो यहाँ पी एफ दो तो हो ही गया। अब ले चलो आगे करेंगे, इसको बोल देंगे 2pf, क्या है 2pf। अब चलो यहाँ से देख लेते हैं पीसी क्या होता है, पीसी किसकी दूरी होती है, वक्रता केंद्र, किसकी दूरी होती है वक्रता केंद्र, है ना, और इसको त्रिज्या भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है त्रिज्या, क्या बोला जाता है त्रिज्या। तो यहाँ लिख देंगे हम पी सी क्या है त्रिज्या, क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, क्या लिखते हैं आर से। और हम तुमको बताए हैं कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं फोकस दूरी, यानी हम पी एफ को लिख देंगे फोकस दूरी, क्या लिख देंगे फोकस दूरी, यानी एफ, क्या लिख देंगे या, तो हो जाएगा हमारा पीसी का मान आर और पीएफ का मान क्या हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा एफ। और हमें क्या निकालना है, ये समीकरण बनाना है, क्या बनाना है इस समीकरण को, तो हम एफ बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ। और जब एफ निकालेंगे तो मैथ वाले छात्र अच्छे समझ गए होंगे कि हमारा गुणे में है, और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाटे में, किसमें आ जाएगा बाटे में, ये हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा सीधा, है ना, यानी इसको ऐसे बना लेते हैं, ये लो आपका हो गया क्या सिद्ध, क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये रहा अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है छात्रों, नोट हो गया, आप इसे वीडियो रोक कर भी, मतलब वीडियो करके सॉरी वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं। आज के लिए यहीं तक क्लास है आपकी, कल हम आपको पढ़ाएंगे अवतल दर्पण के लिए, सॉरी किसके लिए उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा त्रिज्या में संबंध, ठीक है। चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।